प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने 12 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इन 12 वर्षों के क्या कुछ मायने हैं और भारत की जो चमक है वो देश और दुनिया में किस तरीके से आगे बढ़ी है और जो सोने की चिड़िया कभी भारत कहलाता था उस राह पर हम कितने आगे निकल पड़े हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज खास मेहमान के तौर पर पद्मश्री बलवीर दत्त जी हैं, जिनका व्यक्तित्व, उनकी गंभीर राजनीतिक समझ और साथ ही साथ पत्रकारिता में उनके लंबे अनुभव के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 12 वर्षों का कार्यकाल किस तरीके का रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, किस तरीके से हम देखें इन 12 वर्षों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? ऐसा है कि नरेंद्र मोदी की और पूरी दुनिया का ध्यान जो है लगा हुआ अभी, और उस समय लग गया था जब इनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का अपना उम्मीदवार घोषित किया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत में अगली सरकार किसकी बनती है इसकी जिज्ञासा सबको थी। तो मोदी जी का नाम लेते ही बताया गया कि गूगल पर 177 करोड़ लोगों ने सर्च किया कि ये नरेंद्र मोदी कौन है, क्या इनकी बैकग्राउंड है। तो आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया उसमें दिलचस्पी ले रही थी। और सबसे ख़ास बात जो है, मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी के आने से लोगों को ये लगा कि जिस तरह का ये शख्स है, ये अब कोई ढिलमुल पॉलिसी इनकी नहीं रहेगी। और ये एक बहुत नोटवर्दी बात है जिसको अभी लगता है लोग काफ़ी हद तक भुला दिए हैं कि 2014 से पहले भारत पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले अक्सर होते रहते थे। जी। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर बम ब्लास्ट या रेल में बम ब्लास्ट हो गया या इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती थी। मोदी जी के आने के बाद तो वो बंद हो गया बिल्कुल। उसके बाद कोई ऐसी बड़ी घटना जो है, आतंकवाद की घटना जो है, वो नहीं हुई। एक चीज़ और सच कहा जाता है कि मोदी जी जब 12 वर्ष पहले जब उनको लेकर चर्चाएं हुई या उनका नाम भी भाजपा की ओर से प्रस्तावित किया गया तो कहा जाता था कि इनको ना तो विदेश नीति की समझ है और ना कोई दूसरे पहलुओं की बहुत जानकारी है। तो वैसे में लेकिन आज के डेट में अगर आप देखें तो दुनिया में जिस तरीके से भारत का डंका बज रहा है तो ये शायद एक जो धारणा थी वो पूरी तरह टूट भी गई। नहीं, एकदम सबको संदेह था कि मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जितने भी सफल रहे हों, इनको विदेशी मामलों की जटिलता का उतना ज्ञान नहीं होगा। तो आजकल की दुनिया में जिसको बोलते हैं कि ग्लोबल विलेज, तो विदेश नीति का बड़ा महत्व होता है। मैं समझता हूँ कि मोदी विदेश नीति के मामले में सबसे ज़्यादा सफल रहे और आज पूरी दुनिया में भारत की पूछ होती है, जो कि 2014 से पहले वो स्थिति नहीं थी। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में अपनी किताब माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स में लिखा है कि मनमोहन सिंह भी 10 साल प्रधानमंत्री रहे और मैं कांग्रेस पार्टी में सीनियर लीडर था, लेकिन कभी भी वो मेरे पास नहीं आए किसी तरह की कोई बातचीत करने या कंसल्टेशन के लिए। और दिलचस्प ये है कि मोदी जी अक्सर मेरे पास आते थे और देश विदेश की समस्याओं के बारे में उनसे बात करते थे। और वो मोदी जी मेरी हर बात से सहमत नहीं होते थे, लेकिन वो सुनते थे और समझने का प्रयास करते थे। और जिस दिन मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया उस दिन सार्क देशों के शासन प्रमुख आए थे, भारत में आए थे, उनको इनवाइट किया गया था। तो प्रणब मुखर्जी ने लिखा है कि मेरे से भी उन्होंने बात की कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाना कैसा रहेगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं बुलाइए, तो उन्होंने बुलाया। तो कुल मिला के ये मैसेज गया कि मोदी जी का ध्यान जो है विदेश नीति पर पूरी तरह से है। और आज तो अक्सर इस बात की चर्चा होती है दुनिया के दूसरे देशों में भी कि ये बहुत ही सफल प्रधानमंत्री हैं और सब देशों से भारत के संबंध बहुत
अच्छे प्रगाढ़ हुए हैं। हाँ, तो ये तो लगातार चर्चा होती है। अभी रिसेंटली 5 यूरोपियन कंट्रीज का प्रधानमंत्री विजिट कर आए हैं और लगातार जो उनके विदेशी दौरे हैं वो होते रहते हैं, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री को वहाँ वेलकम मिलता है ये तो जग जाहिर है। एक चीज़ और, लगातार क्योंकि क्राइसिस की भी बात होती है कि क्राइसिस को के समय में देश को कैसे मैनेज किया जाए, वैसे में प्रधानमंत्री के इन कार्यकाल के दौरान, जैसे अभी ईंधन आपूर्ति की क्राइसिस की स्थिति पूरे दुनिया में है, इसके पहले कोरोना की स्थिति आया, भारत ने किस तरीके से इन तमाम समस्याओं को एक तरीके से निपटा है, और उसके बाद भी भारत उभरा है, जिसमें कि दुनिया को शंकाएं थी कि कोरोना काल में भारत नहीं बच पाएगा, यहाँ लाखों लोग मरेंगे, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं हुई। पहले कोरोना की बात करते हैं जी। कोरोना काल में तो क्योंकि एक बात यह है कि पूरी दुनिया में भारत विद्वेषी शक्तियां बहुत हैं जी। इसको नहीं भूलना होगा। हाँ। पूरा ध्यान रखना होगा। ये प्रचार उनके पास बहुत हथकंडे हैं, बहुत उनकी इकोनॉमिक पावर भी है, पॉलिटिकल पावर है। तो ये प्रचार कर दिया गया था कि भारत इसका कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकेगा, लाखों लोग मारे जाएंगे, भारत के पास क्या है मुकाबला करने के लिए, कुछ नहीं है, इनकी हेल्थ सर्विसेज बेकार है वगैरह वगैरह। लेकिन भारत ने बहुत बढ़िया से मुकाबला किया और पब्लिक ने भी साथ दिया, जबकि पहली बार वो एक तरह का जनता कर्फ्यू लगाया गया, खाली अपील की गई, स्वतः तो पूरे देश में लोगों ने सपोर्ट किया, उसका समर्थन किया, और उसके बाद भी लॉकडाउन वगैरह का लोगों ने अच्छी तरह से पालन किया। और दिलचस्प बात है कि ये आपने जो कोरोना की चर्चा की, पश्चिमी देशों में उतना डिसिप्लिन नहीं था जितना हमारे यहाँ था। वहाँ पर तो कई जगह कई बार ऐसा हुआ यूरोपियन देशों में कि लोग सड़कों पर उतर रहे कि हम और लॉकडाउन नहीं सह सकते। तो मतलब आप मानते हैं कि लीडरशिप का एक लीडरशिप का एक अमेरिकन डाटाबेस कंसल्टेंसी है जी, उसने कोरोना के बाद जो है ये अपना जो रिसर्च था उसको प्रसारित किया, और उसमें दिया कि दुनिया के जिन देशों के शासनाध्यक्षों ने उसमें लीडरशिप किसने सबसे बढ़िया ढंग से कोरोना का मुकाबला किया, कोरोना की बीमारी का, उसमें नंबर 1 में नरेंद्र मोदी जी, और ट्रंप उस समय भी थे पिछली बार जी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप नंबर 8 में थे। ओके, तो आप समझ लीजिए कि कितना बढ़िया ढंग से मुकाबला किया गया जी। और दूसरे ये है कि हमारे यहाँ एक और समस्या है, उस पर लोगों का ध्यान बीच बीच में जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ी समस्या है वो, कि विपक्ष जो है आमतौर पर ऐसी क्राइसिस की स्थिति में सरकार का जिस ढंग से साथ देना चाहिए नहीं देता। और यह प्रचारित किया गया विपक्ष की ओर से कि भारत वैक्सीन कहाँ से बनाएगा, भारत के पास तो उतना कोई टैलेंट ही नहीं है, मतलब अपने देश के बारे में ही। लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने जी वैक्सीन बनाया, और एक ने 2 वैक्सीन बनाए, और दुनिया में कई राष्ट्रों को उन्होंने मुफ्त में भी हमने बांटा, मुफ्त बांटा गया बहुत जगह जी। और यहाँ तक कि कई देश जो चीन के प्रभाव में थे उनको चीनी वैक्सीन पर जो है इंक्लूडिंग बांग्लादेश बोला कि हमको आपका वैक्सीन चाहिए जी। और बहुत जगह भारत ने मुफ्त में वैक्सीन दिया। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि अगर भारत ये मदद नहीं करता, पूरी दुनिया में इसने वैक्सीन 100 कितने देशों को वैक्सीन भेजा और बहुत जगह मुफ्त में भेजा जी। तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत घातक। तो एक जो भारत की हमेशा से पॉलिसी रही है वसुधैव कुटुंबकम वाली, वो शायद नीति को भी भारत ने पालन किया, और जो सिनेरियो बन रहा है उसमें क्या आपको लगता है कि आज के डेट में भारत एक महाशक्ति की राह पर भी अग्रसर है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में? महाशक्ति की राह पर तो अग्रसर है ही, और मैं समझता हूँ कि इसी तरह से अगर सरकार चलते रही, उसको चलने दिया गया, तो भारत तो महाशक्ति मतलब कि 1 ऑफ द वर्ल्ड पावर्स जी। यस, तो वो तो बनेगा, बन के रहेगा, और उसको कोई रोक नहीं सकता है। मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ पर अपने देश के हित में क्या करना चाहिए, उस समय जो ख्याल रखना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अभी जैसे ऑयल क्राइसिस जो हुआ है मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम्स को लेकर के, तो मोदी जी ने अपील की है कि किफ़ायतसारी बढ़ती जाए, पेट्रोल डीजल वगैरह में, बाकी भी बहुत से मामलों में। तो कई विपक्षी दल जो है उसका मजाक उड़ा रहे हैं,
और भांति भांति की बातें कर रहे हैं। सवाल यह है कि पूरी दुनिया में ये क्राइसिस चल रही है अभी, चल रही है जी। और बहुत जगह, जैसे हमारे यहाँ तो देखा जाए तो ये ऑयल क्राइसिस तो है ही, और मोदी जी ने कहा कि हमारे पास तेल के कुएं नहीं हैं, इसलिए थोड़ा किफ़ायत के हिसाब से चला जाए। तो मतलब महंगाई पे कंट्रोल कर रहे हैं, और लोग जिस तरीके से कोरोना में एक तरीके से नेतृत्व का उन्होंने साथ दिया, वो साथ देने की स्थिति अभी भी दिख रहा है। ये शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा है जो लोगों पे असर करता है। हाँ, तो ये है कि अभी जैसे अमेरिका ने बहुत प्रयास किया जी, भारत की पॉलिसी को जो है वो, जैसे वो बम मरोड़ते हैं ना, हाँ तो रूस से तेल नहीं ले, जी, यूक्रेन हाँ, संकट शुरू दबाव हो गया बनाने था, की कोशिश हुई। तो भारत ने कहा हमको जहाँ से सस्ता मिलेगा वहाँ से ले। बहुत प्रयास किया, अमेरिका ने धमकियाँ भी दी, लेकिन भारत ने कहा नहीं, हम अपनी शर्तों पे भारत आज के डेट में दुनिया में यहाँ तक कि लीड कर रहा है। मोदी जी की विदेश नीति, हाँ, जो इमरान खान मोदी जी का बहुत विरोधी था, हाँ, उसने भी तारीफ की। जी, देखिए मोदी को देखिए, हाँ, वो तो किसी के परवाह नहीं करता है, जो अपने मुल्क के लिए सही समझता है उसी के अनुसार चलता है। डिसीजन लेता अब ये स्थिति आ गई है कि अमेरिका कहता है कि आप लीजिए, रूस से लीजिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। नहीं है। तो मतलब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा है कि इन 12 वर्षों में दुनिया में भारत के प्रति सोच बदला है, और वो लगातार दिख भी रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हमारा ये अब तो ये बात हुई कि वेनेजुएला के पास तेल बहुत है, तो लेकिन वो उसका एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा था। हाँ, तो अब तो अमेरिका का ही एक तरह से कब्जा हो गया। उसके बाद तो अमेरिका ने कहा कि वेनेजुएला का तेल लीजिए, तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो गया वो तेल का। अभी जो वेनेजुएला, जो पहले उपराष्ट्रपति थे, अभी राष्ट्रपति या लेडी, हाँ, वो बोलती है कि हम भारत आएंगे और समझौता करेंगे। तो ये तो अब मिडल ईस्ट के जितने देश हैं, हाँ, मुस्लिम देश हैं ज़्यादातर, भारत का उसमें कोई शत्रु देश नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो कुल मिला के तो इनकी विदेश नीति बहुत ही सक्सेसफुल रही है। और एक दिलचस्प बात मैं बताना चाहूँगा, अखबारों में कुछ छपा भी था। ये एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, ये भारत का सौभाग्य है कि हम लोगों को बहुत अच्छा, समझदार, काबिल विदेश मंत्री मिला है। तो अमेरिका में एक कार्यक्रम में एस जयशंकर से पूछा गया मोदी के बारे में और उनकी विदेश नीति के बारे में, तो जयशंकर ने कहा कि मोदी जी बहुत हार्ड टास्क मास्टर हैं, लेकिन उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है। तो जयशंकर ने बताया कि 2016 की बात है, तो रात को करीब 12 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजी। तो प्रधानमंत्री थे फ़ोन पर, तो उन्होंने कहा जाग रहे हो? तो मैंने कहा हाँ सर जाग रहे हैं। तो बोले कि देखो वो अफ़गानिस्तान में हमारा जो वाणिज्य दूतावास है उस बार हमला हो चुका है, तो उसमें अपने लोगों को कैसे सुरक्षा पूर्वक निकाल लेना है, इसको तुम देखो। तो बोला ठीक है हम देखते हैं, और ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए, हम अपने लोगों को बिल्कुल सुरक्षित के साथ निकाल लें, तो मुझे तुम बताना। तो जयशंकर ने बताया अपना टॉक में कि मैंने कहा इसमें 2-2.5 घंटे लगेंगे, तो मैं पीएमओ में बता दूंगा। बोला नहीं तुम मुझे डायरेक्ट बताओ। समझिए ऐसा प्रधानमंत्री बहुत जो चीज़ों को खुद व्यक्तिगत स्तर पर मॉनिटर करते हो। 12 बजे जाग रहे हैं वो जी, और अपना वो पूरा मतलब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर। तो चूंकि विदेश नीति की बात हुई, लेकिन पिछले 12 वर्षों में अगर हम कहें तो देश की राजनीति भी एक तरीके से बदल गई है। बीजेपी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आई, और आज वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इसमें कहीं कोई की स्थिति नहीं है। रेटिंग एजेंसियां बताती हैं भारत की ओर से, कोई बीजेपी की ओर से कोई नहीं है। तो वैसे में आप जो विपक्ष की राजनीति है वो किस तरीके से देखते हैं, और जो बीजेपी का उदय है वो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा है? करिश्मा ही है। विपक्ष की नीति तो विपक्ष को समझ में नहीं आ रही, मतलब कि विरोधाभासी जिसको कहते हैं। आप एक स्टेट में आपस में लड़ रहे हैं और दूसरे स्टेट में जो है वो बोलते हैं हम आपके साथ में हैं, और फिर बोलते हैं कि हम मोदी को हटाएंगे। आप देखिए जैसे वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए, तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने कह दिया कोई सीपीएम कोई कांग्रेस को हम नहीं जानते हैं, हम अकेले लड़ेंगे। अच्छा, उधर जो है केरल में जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ
तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके जो बनाया था इंडी अलायंस, तो कांग्रेस जो है वो डीएमके के साथ शामिल हो गई है। कोई सिद्धांत नहीं है किसी तरह का। ये जिस तरह से लोग चल रहे हैं, पहले तो चीज़ है कि लड़ाई इस बात की है कि नेता कौन होगा। पहले तो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के सामने विपक्ष के पास कोई चेहरा भी नहीं है, आपकी नज़र में हम माने तो ये नहीं, अभी आज के दिन तो कोई चेहरा नहीं है। और कुछ तो पॉलिटिकल एनालिस्ट जिसमें विदेशी भी शामिल हैं, उनका कहना है कि जब तक राहुल गांधी मोदी जी का मुख्य अपोनेंट रहेगा, मोदी जी को चिंता करने की बात नहीं है। चलिए सर, इसी पे हम बात करेंगे। चूंकि कहा जाता था हमेशा से कि भाजपा एक हिंदी पट्टी की राजनीति करती है, वहाँ पे उनका फोकस है, वहाँ पे वो सेंट्रिक। लेकिन आज के डेट में आप पूर्वी भारत चले जाएं, पूर्वोत्तर में चले जाएं, साउथ में भी चले जाएं, तो लगातार इनका जनाधार बढ़ रहा है। तो वैसे में हम कह सकते हैं कि भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी एक करिश्मे के तौर पर बीजेपी के उत्थान और एक नई सुबह की ऐसा है। यह लगता है कि ये इस और बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। और सेकुलरिज्म के नाम से क्या क्या हुआ बहुत लोग जानते भी नहीं हैं, और जानने से तो उनको अपना ही ताजुब होगा कि सेकुलरिज्म के नाम पर जो हिंदू समाज की भावनाओं की बहुत उपेक्षा की गई। और खुद ये केरल के जो कांग्रेस के लीडर थे एंटोनी, उनको कहा गया था आप रिपोर्ट दीजिए कांग्रेस की हार का कारण क्या है। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आप जो हिंदू समाज की कांग्रेस उपेक्षा कर रहे हैं ये मेन कारण है, लेकिन उसकी रिपोर्ट को फिर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो तथ्य यही है, कोई माने या नहीं माने, कि हिंदू समाज को लगता है कि कांग्रेस पार्टी को हिंदू समाज की भावनाओं की कद्र नहीं, कोई परवाह नहीं है किसी तरह की। जैसे राम मंदिर का विरोध किया गया, एक तो ये कहा गया उस समय जब सुप्रीम कोर्ट में मामला था कि राम तो ये सब काल्पनिक है, कोई तथ्य नहीं है, और ये राम सेतु वगैरह ये सब बेकार की बात है। फिर उसके बाद कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल जो बहुत सीनियर वकील है, उन्होंने कहा कि नहीं ये अभी नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस इलेक्शन के बाद हो। तो उनको लगता है कि ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं। लेकिन सर क्या एक चीज़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा कही जाती है, जिस तरीके से वो विदेश पॉलिसी को लेकर कि भाई सबको साथ लेकर चलने की जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी सबका साथ सबका विकास भारत में भी वो लेकर चलते हैं। तो उन्होंने पूर्वी भारत के विकास पर भी बहुत फोकस किया, झारखंड जैसे राज्यों पर भी बहुत फोकस किया, ट्राइबल्स को किस तरीके से मुख्य धारा में लाया जाए इसको लेकर कई सारे स्कीम्स उन्होंने झारखंड से लॉन्च किए। तो क्या उनका हमेशा से ये नज़रिया रहा है कि हर कोई मुख्य धारा में सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास, ये तो बहुत अरसे से चल ही रहा है जी, और इसका पर्याप्त लाभ हो रहा है। जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं जी, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है किसी भी, बल्कि जो तथाकथित जो माइनॉरिटी कम्युनिटी बोलते हैं वो ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं, देखा गया ऐसे, क्योंकि इस मामले में वो थोड़ा ज़्यादा सतर्क हैं, ऐसे वोट डालने में भी ज़्यादा सतर्क हैं, तो उसमें कोई भेदभाव जो है वो नहीं किया जा रहा है। तो सर एक चीज़ और, नोटबंदी, जीएसटी, कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने, ये ऐसे कई क्रांतिकारी कदम मोदी जी के इन 12 वर्षों के सफ़र में किए गए, इनको आप किस तरीके से आकलन करते हैं? मोदी जी का तो ये है कि बहुत बोल्ड हैं डिसीजन लेने में। जैसे कश्मीर की चर्चा आपने की, आर्टिकल 370, तो ये तो सिद्धांततः गलत था, लेकिन किन्हीं कारणों से नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला के दबाव पर मान लिया था, और संसद को कहा गया था ये एक टेम्परेरी फेज है, टेम्परेरी है कुछ रोज़ के लिए। वो इतने बरसों से वो टेम्परेरी का तो अर्थ ही नहीं रह गया। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि भारत के बहुत से कायदे कानून और संविधान की कुछ बातें भी कश्मीर पर लागू ही नहीं होती थी, और वहाँ की सरकारें तो ठीक से चल नहीं रही थी, और सुरक्षा को लेके भी बहुत दिक्कत होती थी। जब ये हटाने की तैयारी हुई तो जो अलगाववादी लोग थे और भाजपा के विरोधी बहुत से लोग, उन्होंने कहा कि इसको मत हटाइए, बवाल हो जाएगा। महबूबा मुफ्ती पीडीपी की लीडर उसने कहा कि ये आर्टिकल 370 को निरस्त किया जाएगा तो कश्मीर घाटी में आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, मतलब इस तरह की बातें थीं। तो मोदी सरकार ने तो सबसे पहले आग लग जाएगी वालों को तो नज़रबंद कर दिया, जो दूसरा कोई नहीं करता, और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ।
कुछ भी नहीं हुआ, जब लागू हो गया सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पाकिस्तान को हुई, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, जिसको कहते हैं मिर्ची लगना। और अब स्थिति ये है कश्मीर में कि पहले वहाँ लोग जाने से डरते थे और टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा आगमन जो है बढ़ गया, और कश्मीर के जो नौजवान थे जो भटके हुए थे वो भी मुख्य धारा में लौटकर बहुत सारे लोग आए, डेली उनको पत्थर मारने का के दिया लिए जाता मिलता था। तो ये सब सारी भ्रांतियां खत्म हुई। एक चीज और सर की बुनियादी ढांचे के विकास पर भी नरेंद्र मोदी का फोकस रहा है। इन 12 वर्षों में जिस तरीके से रेलवे का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है, सड़कों का जाल जिस तरीके से बिछा है, एयरपोर्ट जो कहा जाता है चप्पल पहनने वाले भी अब आज फ्लाइट पे उड़ रहे हैं, तो ये तमाम तरह के जो चेंजेज हैं वो देश में, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो किसी भी आजकल की दुनिया में जब तक आपकी इकनॉमी मजबूत नहीं होगी, अभी आपने रेल की चर्चा की जी, कश्मीर के लोग बोलते हैं हमने तो कभी सोचा नहीं था कि हम दिल्ली में बैठेंगे और श्रीनगर में ट्रेन में उतरेंगे जी। ये चनाब नदी पर जो पुल बना था वो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। कश्मीर की जो बात अभी चली थी, थोड़ी सी बात का उल्लेख करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय का भी अभाव हमारे पास है सर। तो कश्मीर श्रीनगर का जो लाल चौक था शाम को सुनसान हो जाता था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी वहाँ तिरंगा लेके जाए या कुछ। अब तो वहाँ भीड़ रहती है, लोग जाते हैं आते हैं। इस बार दिवाली पर तो बहुत बड़ा वहाँ पर जलसा हुआ और कश्मीर घाटी में सब सिनेमा बंद कर दिए गए थे, तालिबानी टाइप का आदेश, और लोग फिल्म देखने के लिए जम्मू जाते थे और अब तो वहाँ मल्टीप्लेक्स खुल गए और बहुत। तो ये बुनियादी सुविधाओं का विस्तार का भी असर है और लगातार ये जो डर था वो भी खत्म हो रहा है। एक आखिरी सवाल सर आपसे हम जानना चाहते हैं कि ठीक है, 12 वर्षों में मोदी जी ने बहुत कुछ किया, देश में कई क्रांतिकारी बदलाव आए, विदेश नीति से लेकर जो देश में सबका साथ सबकी विकास की बात होती है वो भी हुआ, लेकिन जो चुनौतियां अगर हम कहें कि अभी भी मोदी जी के सामने है इस देश में, तो वो आपको क्या, आपकी नज़र में वो चुनौतियाँ क्या दिखती है? नहीं, चुनौतियाँ तो बहुत हैं, लेकिन एक ऐसी चुनौती है जिस पर बहुत लोग ध्यान नहीं देते। ये जनरल बिपिन रावत पहली बार भारत में किसी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। बहुत काबिल आर्मी कमांडर थे। उन्होंने कहा था कि भारत को जो चुनौतियां हैं उनमें एक बड़ी चुनौती ये है और उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि भारत को एक साथ 2.5 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ सकता है। 2.5 मोर्चों से उसका मतलब था पाकिस्तान, चीन और भारत के अंदर भारत के अंदर जो लोग मौजूद हैं सरकार विरोधी, उनसे भी मोर्चा लेना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। विपक्ष का ये है कि विपक्ष होना चाहिए, लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए। अगर सत्ताधारी दल कोई गलती करता है तो उसकी ओर ध्यान दिलाए और तभी लोकतंत्र सफल होता है। लेकिन विपक्ष का ये मतलब नहीं है कि आप फर्जी बातों को लेकर के और यहाँ तक कि आप आर्मी पर भी आक्षेप करने लग जाएं। आपका विरोध जो है वो मोदी से है या बीजेपी से है, भारत से तो विरोध नहीं है ना। तो विपक्ष को अपनी भूमिका रचनात्मक बनानी होगी। चूँकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और आपका एक लंबा अनुभव भी है सर, तो किस तरीके से लगातार कहा जाता है कि पत्रकारिता पर भी इन दौरों में सेंसरशिप की स्थिति पैदा हो गई, ऐसा कुछ देश ने जबकि आपातकाल भी देखा है, ये जो आरोप लग रहे हैं इसको नहीं, आपातकाल तो अब देखने वालों में तो जो पत्रकार थे मैं भी था। सवाल है कि वो लोग बोलते हैं कि अघोषित इमरजेंसी की स्थिति है, इमरजेंसी जैसी स्थिति है, या तो उन लोगों को पता ही नहीं इमरजेंसी में क्या हुआ या उनकी नीयत ठीक नहीं है। तो दोनों बातें ठीक नहीं है। इमरजेंसी में क्या नहीं हुआ, अभी आप स्टूडियो में बैठ के मोदी जी को गाली बकते हैं, इमरजेंसी में आप ऐसा सोच सकते थे क्या? इमरजेंसी में क्या हुआ, 1.5 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया बिना मुकदमा चलाए। और जब तक इमरजेंसी रही, इंदिरा गांधी हारी नहीं, तब तक वो जेल में रहे बिना मुकदमा। लोग पूछते हैं भाई हमारा क्या कसूर है, हमको किस लिए अरेस्ट किया गया, बताएंगे नहीं। जयप्रकाश नारायण और बाकी नेताओं को, मतलब ये लोग भी देश के लिए खतरा हो गए थे। पूरा विपक्ष जेल में था। उसी समय आपने संविधान में संशोधन कर लिए। अखबारों पर तो सेंसरशिप था, अखबारों पर सेंसरशिप था। उस समय के जो पत्रकार थे उनसे पूछिए, आप मेरे से पूछिए डिटेल में।
सेंसरशिप तो आपको हर न्यूज़ दिखानी होगी। मेरे यहाँ एक बार एक मैजिस्ट्रेट आए तो वो स्पोर्ट्स वाला पन्ना बहुत गौर से पढ़ रहे थे। उसमें क्या था कि ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बागान जो है मैच, फुटबॉल मैच, तो मैंने कहा इसको देखने की क्या जरूरत है जी। बोले नहीं, वो हमको कहा गया है कि कई बार न्यूज़ के बीच कुछ घुसा दिया जाता है। मतलब इतनी डरी हुई सहमी हुई सरकार माना जाएगा ना। इमरजेंसी में जो कुछ हुआ उसका तो आज की स्थिति में आज तो कुछ है ही नहीं, मतलब उसकी कोई बराबरी नहीं की जा सकती। जापानी डेलीगेशन आया था पत्रकारों का जी, तो उन्होंने कहा कि भारत में तो अखबारों की इतनी आज़ादी है, जो चाहे लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, इनको कुछ होता भी नहीं है। इतनी आज़ादी तो जापान में नहीं है, किसी देश में नहीं है इतनी आज़ादी जैसी भारत में है। तो जितनी आज़ादी है भारत में, तो ये सारे बेबुनियाद आरोप लग रहे हैं। लेकिन 12 वर्षों का जो नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो निश्चित तौर पर बलवीर दत्त जी के नज़रिए से एक बेहद ही चमत्कारिक करिश्माई नेतृत्व का रहा है, जिसके जरिए देश में जहां सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की धारणा को प्रबल तो मिल ही रहा है, दुनिया में भी भारत का डंका बज रहा है। अंत में एक बात मैं जोड़ देना चाहूँगा कि मोदी जी ने कहा है जैसे हमारे पास जो युवा शक्ति है दुनिया में सबसे बड़ी युवा शक्ति है। ये मानव संसाधन हो गया, बाकी भी बहुत कुछ है। तो 2047 तक जब भारत की आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे तो देश को आत्मनिर्भर और एक महाशक्ति बनाना है और उसी दिशा में जो है प्रयास हो रहे हैं। इससे यह है कि नई पीढ़ी को काफ़ी जोश उत्पन्न हुआ है। सामने आपका कोई संकल्प हो, कोई लक्ष्य हो, तो फिर उस दिशा में बढ़ते हुए आप उससे कामयाब हो सकते हैं। पहले तो ये अभी सपना लगता है ना, कोई टाइम में हम लोग जब छोटे थे तो देश का आज़ाद होना भी एक सपना लगता था कि भारत आज़ाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे लिए आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के साथ इन 12 वर्षों के सफ़र पर बातचीत की और एक जो क्लियर तस्वीर थी अपने जो पत्रकारिता का आपका अनुभव था उसके जरिए आपने प्रस्तुत की। दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।